तो आज हम करने क्या वाले हैं, पहले उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 20 मार्च को आपको पॉल साइंस का एग्ज़ाम है और होप आप लोगों ने जो है वो अपनी तैयारी अच्छे से कर ली होगी। आपके टोटल सिलेबस के अंदर 2 पार्ट्स हैं। पहला वाला जो पार्ट है वो आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करता है। तो इस प्रॉपर वीडियो लेक्चर में हम केवल उस पूरी बुक को डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उसके जो सुटेबल आंसर्स हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चे? अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो 40 मार्क्स का आपकी ये बुक है और 40 मार्क्स की आपकी दूसरी बुक है। तो 40 नंबरों के लिए अभी हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर पाएंगे। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पर अगर आपको कुछ चैप्टर्स में कंफ्यूजन है, देखिए ये फाइनल राउंड अप है, अब इसके बाद आपका एग्जाम ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके 7 चैप्टर्स हैं और 7 में से आपको कोई 4 बेहतर तरीके से आते हैं या 5 बेहतर तरीके से आते हैं, तो ये मेरा रिकमेंडेशन है कि अब जो नए चैप्टर्स हैं उनको मत छेड़ें। जो आपके पुराने चैप्टर्स हैं आपने कर लिए हैं उन्हीं को अच्छे से करें, उन्हीं की रिपीटेशन में करें। तो आज के इस लेक्चर में हम केवल और केवल आपकी जो फर्स्ट बुक है उसको डिस्कस करेंगे, सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे और वहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मोटे मोटे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे केवल। क्लियर है? आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे आप उसे नोट कर सकते हैं, अदरवाइज इसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। क्लियर है? अगर लग रहा है आपको कि नहीं इंपॉर्टेंट है, मेरे को नोट करना चाहिए, तो आप करेंगे, अदरवाइज उसकी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट या ज़्यादा कोई नीड नहीं है। क्लियर है बेटा? तो इस बुक में जो आपका सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? 2 ध्रुव्यता का अंत। आपका चैप्टर 1 है, नाम क्या है? 2 ध्रुव्यता का अंत। क्लियर है बेटा? अब देखिए इसमें जो जो चीजें आ रही हैं सबसे पहले आपको वो समझनी है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, लेकिन उसके कुछ पार्ट को इसमें ऐड ऑन किया है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सोवियत संघ का विघटन। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग? सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन। अब देखिए विघटन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें यह समझना है, ठीक है ना? ज्यादा बेसिक में जाएंगे, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। सोवियत संघ क्या है सबसे पहले तो ये समझ रहे हैं, और उसके बाद उसका विघटन क्या हुआ, उसके आगे पीछे में और कुछ भी नहीं देखना है। तो सोवियत संघ कब आया? 1917 की रूसी क्रांति के बाद। क्लियर है बेटा? देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका यहीं से बन रहा है कि सोवियत संघ का निर्माण जो था वो कब हुआ था? कब हुआ था? 1917 की रूसी क्रांति हुई, उसके बाद हुआ। क्लियर है? विघटन का मतलब क्या होता है? ये समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो कब समाप्त हो गया? तो यहां पर एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन आया था आपका, वॉल ऑफ बर्लिन या बर्लिन की दीवार। क्या है? बर्लिन की दीवार। तो इससे रिलेटेड हम कई बार क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं कि बर्लिन की दीवार जो थी वो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी और इसका गिरना ही क्या कहलाया? शीत युद्ध का अंत कहलाया। और यहां पर भी हम कह सकते हैं कि जब शीत युद्ध का अंत हुआ तो सोवियत संघ क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो दीवार कब गिरी? 9 नवंबर 1989 को ये दीवार जो थी ये पूर्ण रूप से विध्वस्त हो गई, पूर्ण रूप से गिर गई। ठीक है? लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तब आप लिखेंगे 25 दिसंबर 1991, यानी कि 1991 में जब पूरी दुनिया क्रिसमस डे बना रही थी तो उस दिन सोवियत संघ पूरे तरीके से कोलैप्स हो गया, पूरे तरीके से क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्लियर है बेटा? अब देखिए सोवियत संघ की बात करेंगे तो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। किससे मिला था? 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो विश्व में कितने गणराज्य नए जुड़ गए? 15। क्लियर है बेटा? तो 15 नए राज्य जो हैं वो हमें दिखते हैं सोवियत संघ के विघटन के बाद। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अब यहां से क्वेश्चन क्या बन रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के परिणामों की चर्चा करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन है। तो पहला परिणाम क्या हो गया कि 15 गणराज्य क्या हो गए? नए आपके सामने देखने में आए। उसके बाद इसके हेड को देखेंगे। हेड का मतलब क्या है? इसका मुखिया। क्या है? मुखिया को क्या मिली? इसकी विरासत मिली, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? रूस।
तो इसकी विरासत किसको मिली है? रूस को मिली है। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या बनता है, जल्दी बताओ कि भाई जो यूएसएसआर का उत्तराधिकारी किसे माना गया? तो किसे माना गया? रूस का माना गया। देखिए एक एक मार्क्स से क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और जो लॉन्ग है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहला परिणाम तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? इसका मुखिया या इसका उत्तराधिकारी कौन बन गया? रूस बन गया। तीसरा क्या हो गया कि विश्व एक ध्रुवीय हो गया। विश्व क्या हो गया? एक ध्रुवीय हो गया। आप देखिए यही नेक्स्ट आपका हेडर है जो कि आपके सिलेबस में है कि एक ध्रुवीय विश्व क्या है। जब भी विश्व में सारी शक्तियां केंद्रीकृत हो जाएं, एक जगह हो जाएं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक ध्रुवीय विश्व कहते हैं। क्लियर है बेटा? अब यहां से क्वेश्चन आता है एक ध्रुवीय विश्व की जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है? तो कब से मानी जाती है? 1991। अब 1991 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, वैश्वीकरण में भी इसको डिस्कस करेंगे। भारत ने नई आर्थिक नीति को कब अपनाया? भारत ने नई आर्थिक नीति जिसे हम ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, तो उसने भी कब अपनाया? 1991 में अपनाया। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक ध्रुवीय विश्व का जो मुखिया है वो किसे माना जाता है? वो किसे माना जाता है? यूएसए को माना जाता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहां से आपको क्या समझना है कि 1991 में ये कोलैप्स तो हो गया। 1991 में क्या हो गया? ये कोलैप्स हो गया, ये समाप्त हो गया। लेकिन इसके बदले में एक और संस्था आ गई जिसका नाम हमने क्या रखा? CIS। क्या रखा? CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो 3 बाल्टिक राज्यों को छोड़कर बाकी 12 सदस्य इसके मेंबर बन गए। जो पहले क्या थे? USSR के मेंबर्स थे। वही 12 सदस्य क्या उन्होंने एक संगठन बनाया जिसको क्या बोला गया? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स या स्वतंत्र राष्ट्रों का राजकुल। क्लियर है? तो CIS का फुल फॉर्म आ गया तो क्या लिखेंगे? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। कितने राज्य इसमें शामिल थे? 12। ये पहले कहाँ थे? USSR में थे। 3 बाल्टिक गणराज्यों को छोड़कर बाकी सभी क्या हो गए? इसके अंदर शामिल हो गए। यहां तक कोई डाउट है बेटा? चलिए इसके बाद एक और टॉपिक है जो कि इसी चैप्टर में आपके जुड़ा है, जिसका नाम क्या है? अरब स्प्रिंग। क्या है? अरब स्प्रिंग। कोई बताएगा क्या है? क्या इसको मिटा दूं? पहले इसको मिटा देता हूं ताकि आप और समझ पाए। शाबाश, बहुत अच्छी ताली भी रही बेटा पहले इसके लिए। अब देखो यहाँ पर हमें क्या चीज समझनी है? न्यू टॉपिक है। सबसे पहली बात क्या है? न्यू टॉपिक है। चाहे 1 नंबर में आए, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 4 नंबर में आए। 4 नंबर से ज्यादा में नहीं आ सकता, यहाँ से क्वेश्चन आएगा जरूर। अब देखो अरब स्प्रिंग बोला हुआ, तो अरब क्या हो गया? एक देश हो गया। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अरब से हुई। अगर आपको पूरा नाम नहीं याद तो अरब तो याद रहेगा। इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? अरब से। स्प्रिंग क्या है? एक मौसम है। क्या है? एक मौसम है। तो यहां पर अरब में इस मौसम में एक आंदोलन शुरू हुआ। ये मुख्य रूप से क्या है? एक आंदोलन। ये मुख्य रूप से क्या है? एक आंदोलन है। इसकी शुरुआत होती है कब होती है? 2009 में होती है। ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो आंदोलन होता क्यों है? सबसे पहले हमें क्या समझना है? कोई भी मूवमेंट है, कोई भी आंदोलन है, वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या वजह है? तो आंदोलन होने की सबसे बड़ी वजह क्या होता है? जनता की आकांक्षाओं को पूरा ना होना। जनता की जो आकांक्षाएं हैं उनका पूरा ना होना, उनका पूरा ना होना। तो अब देखिए जनता की क्या आकांक्षाएं होंगी कि भैया मेरे को सब चीजें मिले, जो मेरी बुनियादी आवश्यकताएं वो मिले। तो इसका मतलब क्या है कि अरब में ये बुनियादी आवश्यकताएं नहीं मिल रही थी। दूसरा क्या है कि मैं सरकार में कोई काम कराने गया, मेरे से रिश्वत मांग रहे हैं, भ्रष्टाचार है, ठीक है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही। तो ऐसे कुछ पॉइंट जो हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? अरब स्प्रिंग या अरब क्रांति के कारणों की चर्चा करेगी। किस कारण अरब स्प्रिंग या अरब क्रांति हुई? तो सबसे पहला कारण क्या लिखेंगे वहां पर? कि भाई यहां पर जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा रहा था। दूसरा भ्रष्टाचार लिख देंगे। तीसरा गरीबी लिख देंगे। चौथा क्या लिख देंगे? कि भाई बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही थी। तो कोई भी 4 पॉइंट लिखकर उसको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करें। अगला जो MCQ क्वेश्चन है वो है कि इस अरब स्प्रिंग, इस अरब आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अरब स्प्रिंग की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में हुई थी। दूसरा मेन कैरेक्टर जो है वो क्या है? मोहम्मद बाऊजीजी। क्या नाम है? बाऊजीजी। अगर नहीं नाम याद रहे
तो शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी ना जिसमें वो कबूतरों को खिलाता अमरीश पुरी के साथ दाना, कौन सी मूवी थी वो? सिमरन, DDLJ। उसमें वो कबूतरों को खिलाता है, जो वो क्या बोलता है, बाबूजी बोलता है ना, बाबूजी देखो मेरे कबूतर खाना खा रहे हैं। तो उससे याद रखना मोहम्मद बाबूजी जी जो था वो मेन कैरेक्टर था। ये क्या था, एक फ्रूट सेलर था, एक फल फ्रूट सब्जी बेचने वाला व्यक्ति था। और इसने क्या कहा कि भैया मुझे लाइसेंस दे दो, और इसके साथ क्या हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। और इसी के कारण उसने क्या कर ली, अपने देह में आग लगा ली, पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को क्या कर दिया, स्वाहा कर दिया, अपने आप को समाप्त कर दिया। और इसी से ये जो क्रांति है वो और ज़्यादा भड़की। इसमें सबसे बड़ा रोल आप देखेंगे कि 2009 की अगर हम बात करेंगे तो उस समय फेसबुक, FB जो जिसे हम यूज़ करते हैं वो बड़ा प्रचलन में था। और इसी कारण ये आंदोलन एक जगह ना रहकर क्या हो गया, अरब और उसके आसपास के इलाकों में भी फैल गया। कहाँ फैल गया? आसपास के इलाकों में भी क्या हो गया, इलाकों में भी फैल गया। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट? अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो एक क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अरब स्प्रिंग के बहुत ज़्यादा जल्दी से फैलने के सबसे बड़े कारण क्या थे। तो उस समय क्या था, मल्टीमीडिया। क्या था? मल्टीमीडिया, जिसे हम फेसबुक, ट्विटर इन सब के नाम से जानते हैं। इंटरनेट, यूट्यूब जो था उस समय न्यूली लॉन्च हुआ था। तो इस वजह से ये क्या हुआ, और भी ज़्यादा बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिलता है। क्लियर है बेटा? इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो गल्फ के ऊपर आता है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस के ऊपर आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य एशिया संकट के ऊपर आता है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस के ऊपर आता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है ना, क्योंकि ये एक लेंथी क्वेश्चन है और यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो भी बहुत कम है। क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है, ये जो थर्ड चैप्टर जो आपका डिलीट हो गया है, उसी के कुछ पार्ट को लिया गया है। क्लियर है? तो देखो अगर मैं कह रहा हूं मध्य एशिया, मध्य एशिया का संकट क्या है, मध्य एशिया का क्या है, संकट है। तो देखो अगर मैं वर्ल्ड का मानचित्र बनाऊं और उसके बीच में एशिया के बीच में देखने की कोशिश करूं तो यहां पर आपको कौन कौन से देश दिख रहे हैं? अफगानिस्तान दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? अफगानिस्तान से होती है। क्लियर है बेटा? इसको क्या बोलते हैं हम? अफगान संकट के नाम से जानते हैं। और यहां पर आपको सिर्फ दो चीजों को पढ़ना है। अगर मध्य एशिया से क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा? या तो आएगा अफगान संकट के ऊपर, अफगान संकट के ऊपर आएगा। बहुत रेयर चांस है, बहुत कम चांसेस है इस सवाल के आने के, लेकिन अगर आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य एशिया के संकट में सबसे पहले नंबर पे क्या हो गया? अफगान संकट हो गया। और दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो खाड़ी युद्ध। क्या है? खाड़ी युद्ध है। तो खाड़ी युद्ध को भी हम देखेंगे, दो पार्ट में देख सकते हैं। जो प्रथम खाड़ी युद्ध था अगर उसकी बात करें तो 1990, ठीक है। जो फर्स्ट खाड़ी युद्ध था, प्रथम खाड़ी युद्ध था, वो क्या था? 1990 के अंदर क्या हुआ था? इराक वाली घटना याद है आपको? इराक वाली घटना को यहां पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद द्वितीय खाड़ी युद्ध की बात करेंगे तो द्वितीय खाड़ी युद्ध ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से था, ठीक है। 2003 में जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया गया था उसी को हम सेकेंड खाड़ी युद्ध या द्वितीय खाड़ी युद्ध के नाम से जानते। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन उलझा, क्या उलझा, इसमें आपको नहीं कंफ्यूज होना। पहला पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू में ही आ सकता है कि प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था, ठीक है। द्वितीय कब हुआ था? 2003 में हुआ था। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत, इसमें इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर जो है वो थोड़ा सा लेंदी है। क्या है? थोड़ा सा लेंदी है। और चैप्टर का नाम है सत्ता के नए केंद्र, चैप्टर नंबर 2। कई जगह आपको देखने को मिलेगा सत्ता लिखा होता है, कई जगह शक्ति लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही है, सत्ता या शक्ति के नए केंद्र। अब देखो इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। क्या है? दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक में ये किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रों की बात कर रहा है, ठीक है ना। एक में क्या कर रहा है? राष्ट्रों की बात कर रहा है, और दूसरे में संगठन की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है?
संगठन की बात कर रहा, तो अब यहाँ पे संगठन की बात करेंगे तो क्या क्या है, तो देखो सबसे पहले ईयू, ईयू मतलब यूरोपीय यूनियन, सबसे पहला संगठन क्या है, यूरोपीय संगठन। उसके बाद आप देखेंगे आसियान, दूसरा कौन सा है, आसियान है। तीसरा कौन सा है, सार्क, शार्क नहीं बेटा, सार्क। और चौथा कौन सा है, ब्रिक्स। अब देखो यहाँ पर बाकी तो हम अपनी रेगुलर क्लासेस में बहुत अच्छे से इन सबको डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें आपको क्या चीज़ समझनी है या क्या चीज़ देखनी है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती है, तो इन सभी की स्थापना आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, इनकी स्थापना कब हुई थी, तो ईयू की कब हुई थी, आसियान की कब हुई थी, सार्क की कब हुई थी और ब्रिक्स की हुई थी। तो जो हमारा इसका नेक्स्ट चैप्टर है सार्क वाला, उसे भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है। आपकी जो हेल्पिंग बुक है उसमें एक प्रॉपर चार्ट बना हुआ है, आपकी हेल्पिंग बुक में एक प्रॉपर चार्ट बना हुआ है और उसके अंदर वो सब कुछ बताया हुआ है, तो वहाँ से भी उसे एक बार देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज है तो हम इसको पूरा रेगुलर नहीं करेंगे। एक आपको क्या याद रखना है, सिर्फ इसकी स्थापना, और दूसरा आपको क्या रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, क्या है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो बच्चे ऑनलाइन है वहाँ पर आपको डिस्प्ले पर ये पूरा का पूरा जो स्क्रीनशॉट है वो दिख जाएगा। तो स्थापना, मुख्यालय, और तीसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, सदस्य। ठीक है, कि भाई यूरोपीय यूनियन क्या है, यूरोप के देशों का एक संगठन है। आसियान क्या है, दक्षिण एशिया के देशों का संगठन है। सार्क क्या है, कुछ देशों का संगठन है। और ब्रिक्स जो है ये भी क्या है, कुछ देशों का संगठन है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म बताओ बेटा, क्या है, बी और साउथ अफ्रीका। तो इन 5 देशों ने मिलकर क्या बनाया, एक संगठन बनाया जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्रिक्स। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आपका पूछता है कि ब्रिक्स का पूरा नाम बताओ या ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताइए। 2009 में ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, 2009 में। लेकिन उस समय ये एस नहीं था, ये सिर्फ क्या था, ब्रिक था। और 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद ये ब्रिक्स से क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई डाउट है। अब देखो राष्ट्रों की बात करेंगे तो राष्ट्रों में हमारे सामने कई सारी चीजें आएंगी। ठीक है, सबसे पहला आएगा रूस, दूसरा क्या आएगा, चीन, उसके बाद तीसरा क्या है, इजराइल, इजराइल, और चौथा है भारत। अब देखिए यहां से ना आपके जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो बड़े सिंपल पूछेगा, ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी, आपको सोच के लग सकता है यार ये तो बहुत सारी चीजें इसमें क्या क्या पढ़े। भाई ईयू से क्या पूछ लेगा, उसके झंडे के बारे में पूछ लेगा। 12 सितारे हैं, 12 मेंबर्स थे। दूसरा ईयू से क्या पूछ लेगा कि भाई इसकी जो फौज है वो विश्व में दूसरे नंबर पर आती है। ठीक है ना, इसके 6 सदस्य जो थे वो नए थे और 6 पुराने थे, तो इनको मिलाकर बैठा था 2000। और एक समय ऐसा था यहाँ पर कि इसकी जो जीडीपी थी वो वर्ल्ड में सबसे 1 नंबर पर आ गई थी। तो इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा। आसियान से पूछ लेगा, आसियान के लिए मैंने आपको चीट कोड बता रखा है। देशों के नाम पूछ लेगा, मानचित्र से आया तो देशों के नाम से पूछ लेगा। याद रखना FM सेट, FM सेट। F स्टैंड्स फॉर फिलीपीन, M स्टैंड्स फॉर मलेशिया, S स्टैंड्स फॉर सिंगापुर, I स्टैंड्स फॉर इंडोनेशिया, T स्टैंड्स फॉर थाईलैंड। तो यहाँ पर इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। बाकी इसकी स्थापना, मुख्यालय और सदस्य जरूर एक बार देख लेना। उसके बाद आसियान की बात करेंगे, कितने मेंबर हैं, 5 + 5। क्या याद रखेंगे, 5 + 5, यानी कि 5 तो है संस्थापक देश और वर्तमान में कितने हैं, 5 नए और जुड़ गए तो कितने हो गए, 10। ऐसे ही सार्क की बात करेंगे तो सार्क का कैसे याद रखोगे, B³ चीट कोड क्या बताया था आपको, B³ MNPS। ठीक है ना। उसके बाद B³ का मतलब क्या है, भारत, भूटान, बांग्लादेश। M स्टैंड्स फॉर मालदीव, N स्टैंड्स फॉर नेपाल, P स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान, S स्टैंड्स फॉर श्रीलंका। और अफगानिस्तान जो है ये इसमें सबसे लास्ट में जुड़ा है। क्लियर है बेटा, इसमें कोई डाउट। अब देखिए इधर आ जाइए, अब उधर मत कंफ्यूज होइए, अब इधर आ जाइए, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन जो है वो ज्यादा बनने के चांसेस है। देखो भारत और चीन जो है ये दोनों कहाँ के देश हैं, एशिया के देश हैं। कहाँ है, एशिया के देश हैं। और देखो अगर जनसंख्या की बात करेंगे, यहाँ पर किसकी बात करेंगे, जनसंख्या की बात करेंगे तो चीन क्या है पहले नंबर पर, भारत क्या है दूसरे नंबर पर है। याद रहेगा, ये दोनों ही क्या है, एक उभरती हुई शक्ति हैं। क्या है,
उभरती हुई शक्ति है। क्लियर है बेटा? दोनों की बात करेंगे, चीन और भारत, दो एशिया के ये ऐसे दो पहलवान हैं जो अपनी शक्ति को क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। ये दोनों क्या है, एक उभरती हुई शक्ति है। जनसंख्या लिख देंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सामरिक। इसको लिख लीजिए बेटा, नहीं तो भूल जाएंगे। सामरिक रूप से अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, सामरिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। अब सामरिक का मतलब क्या होता है कि ये हथियारों में अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। दोनों के पास क्या है, परमाणु शक्ति है। तो अलग अलग क्वेश्चन नहीं पूछना। आपसे अगर पूछ लिया कि शक्ति के नए केंद्र के रूप में चीन को बताइए या शक्ति के नए केंद्र के रूप में भारत को बताइए, तो अलग अलग नहीं पढ़ना। परमाणु शक्ति संपन्न है, जनसंख्या में दूसरे नंबर पर आता है, सामरिक शक्ति का विकास कर रहा है, एक उभरती हुई शक्ति है। सेम चाइना में कर देना, बस जनसंख्या में ये क्या है, पहले नंबर पर है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? कुछ पूछना बताना, बढ़ जाए आगे। चलिए उसके बाद देखिए रूस की बात करेंगे तो क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, रूस और भारत के संबंध बताइए, या पूछ लेगा इजराइल और भारत के संबंध बताइए, या पूछ लेगा चीन और भारत के संबंध बताइए। तो अब इसको आपको इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो किस तरीके से हैंडल करना है, पहले उसको समझते हैं। तो अगर रूस के साथ आ रहा है तो आपके सवाल में ये पूछेगा या तो 1991 से पहले पूछेगा या उसके बाद पूछेगा। 1991 से पहले पूछ रहा है तो यूएसएसआर की बात करनी है। क्लियर है? और 1991 के बाद करेगा तो रूस के बारे में बताना है। ये ध्यान रखना, सवाल आएगा आपसे कि 1991 के बाद भारत और रूस के संबंधों की बात करें तो किसकी चर्चा करनी है, रूस की करनी है। 1991 से पहले बोलेगा तो आपको किसकी करनी है, यूएसएसआर की करनी है। इज दैट क्लियर? दोनों ही कंडीशन में आपको क्या लिखना है कि हमारे इनके साथ संबंध जो है वो शुरू से अच्छे रहे। अब देखो भारत एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, लेकिन उसके बावजूद इनडायरेक्टली जो था वो भारत किसकी सपोर्ट करता था, यूएसएसआर की करता था। भारत सबसे ज्यादा हथियार किससे खरीदता है, रूस से खरीदता है। लिख लोगे ये पॉइंट? भारत में रशिया की फिल्में पसंद की जाती हैं और रशिया में भारत की फिल्मों को पसंद किया जाता है। क्लियर है बेटा? वैसे तो और कुछ भी पसंद किया जाता है, आप लोग समझ गए हैं। तो यहां पर क्या है, ये समझ गए। वैसे चीन की बात करेंगे तो 1950 से पहले चीन और भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। 1950 से पहले। तो फिर एक मुद्दा आया बीच में तिब्बत का। तिब्बत में एक धर्म गुरु थे जी, उनका नाम क्या था, जल्दी बताइए। दलाई लामा को भारत ने शरण नहीं दे दी और हमारे चीन के साथ हो गया स्वाहा। उसके साथ चीन और भारत के बीच में कई सारे समझौते हुए, जिसमें भारत हमेशा अपने डिसीजन पर अडिग रहता है, लेकिन चीन जो है वो क्या करता है, सीमा रेखा से अंदर आने की कोशिश करता है, यानी कि अपनी सीमा रेखा से अंदर आने की कोशिश करता है। अगर भारत के मानचित्र में ये वाला हिस्सा देखेंगे आप तो ये क्या है तो भारत का हिस्सा, लेकिन इसे चीन ने हड़प रखा है। इसे क्या कहा गया, आक्साई चीन। क्या कहा गया है, आक्साई चीन कहा गया। और इस हिस्से पर किसका कंट्रोल है, चाइना का है। वैसे ये वाला हिस्सा जो है अभी पीओके जब डिस्कस करेंगे तो आप इसको देखेंगे कि ये वाला हिस्सा जो है ये भी भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अधिकृत कर रखा है। इसे पीओके के नाम से जाना जाता है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और यहाँ पर जो लाइन है वो लाइन कौन सी है, एलओसी। लाइन कौन सी है, एलओसी। तो एलओसी जो है, एलओसी के इधर वाला हिस्सा भारत और उधर वाला आजाद कश्मीर भी कहा जाता है। कई बार बजरंगी भाईजान देखिए ना, उसमें वो मौलवी साहब क्या कहते हैं, कश्मीर का कुछ हिस्सा हमारे पास भी है। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखिए उसके बाद इजराइल बच जाता है। तो इजराइल का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से लिखना है कि इजराइल जो है विश्व के मानचित्र में एक बिंदु से भी छोटा है, लेकिन तकनीकी रूप से इसने क्या किया, अपना बहुत ज्यादा विकास किया है। तो जितने भी जासूसी चीजें हैं, चाहे पेन, पेंसिल, कंप्यूटर, सैटेलाइट, इन सब में इसने अपने आप को बहुत ज्यादा विकसित कर लिया। इसीलिए भारत और इसके संबंध अच्छे हैं। दूसरे नंबर पर भारत जो है इससे हथियार खरीदता है। पहले नंबर पे क्या है, रूस है, और दूसरे नंबर पर क्या है, इजराइल है। क्लियर है यहां तक? इससे ज्यादा क्वेश्चन यहां पर नहीं बनेगा। अब देखिए यहां पर दो और ऐसे देश हैं जो कि आपके न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं। पहला है जापान और दूसरा है दक्षिण कोरिया। क्या है, पहला क्या है, जापान, और दूसरा क्या है, दक्षिण कोरिया। तो देखिए अब जापान और दक्षिण कोरिया की अगर मैं बात, ये वाला मिटा दूं बेटा। तो ये सारे देश तो हमने समझ लिए। जापान और दक्षिण कोरिया को मैंने अलग सेट में क्यों रखा है, पहले वो आपको बता देता हूं।
पहला क्या हो गया जापान, दूसरा क्या है दक्षिण कोरिया। तो देखो यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, जो चीजें आपने चीन में लिखी हैं सीधी सीधी दक्षिण कोरिया में लिख देना जनसंख्या वाला पॉइंट हटाकर, ठीक है। दक्षिण कोरिया जो है उसके साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं, ये भी क्या है बहुत ज़्यादा हथियार बनाता है, एक विकसित देश है, और इसके साथ हमारे संबंध जो है वो शुरू से ही मधुर रहे हैं, लिख लेंगे। उसके बाद जापान जो है, तो जितनी भी ब्रांडेड गाड़ियां आप देखते हैं वो सब किसकी हैं, तो ये तकनीकी रूप से क्या है इसने अपने आप को विकसित किया। पूरे विश्व में केवल यही एक ऐसा देश है जिसने परमाणु हथियारों को झेला है, ठीक है ना। हिरोशिमा नागासाकी, वैसे तो सिलेबस से हटा दे लेकिन आपको पता होना चाहिए हिरोशिमा और नागासाकी इसके दो स्टेट्स थे जहां पर अमेरिका ने क्या किया था, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को फैटमैन और लिटिल बॉय नाम के दो बम जो हैं वो जापान के देश पर गिराए थे। क्लियर है, इसमें आपको इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं देखना। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है उसमें आपको इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पढ़ना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं। अब तीसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। तीसरे चैप्टर का नाम क्या है भाई, जल्दी बताओ। समकालीन नहीं, समकालीन। यहां पर आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो क्या है, समकालीन, समकालीन दक्षिण एशिया। देखो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने क्या बोला, अब कंफ्यूजन वाला समय बिल्कुल खत्म हो गया, अब कंफ्यूज रहोगे तो प्रॉब्लम रहेगी। तो समकालीन दक्षिण एशिया में क्या क्या चीजें हैं पहले तो मैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं दिशाओं की बात करूं तो ये हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व और ये हो गई, क्या पूछ रहा है, समकालीन दक्षिण एशिया। तो देखो एशिया का पार्ट है और क्या है दक्षिण यानी कि नीचे वाला। तो आप यहां पर क्या देखेंगे, सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा दिखेगा आपको, अपना प्यारा देश भारत। तो भारत के नेबरिंग जो भी कंट्रीज हैं वो सारी हैं। अभी मैंने आपको पीछे भी बता दिया था, इसके लिए चीट कोड क्या है, बी की क्यूब MNPS और ए जो है इसको लास्ट में रख लेना क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो बाद में जुड़ा था। तो यहां पर आपको अब क्या चीजें समझनी है कि इनके ऊपर सवाल कैसे पूछा जाएगा, क्या समझना है, इनके ऊपर सवाल कैसे पूछा जाएगा। तो वो आपसे पूछ लेगा कि भाई भारत और सार्क के अंतर्गत जो है वो भारत और मालदीव के संबंधों को बताएं, या आपसे पूछ लेगा भारत और नेपाल के संबंधों में बताएं, या आपसे सवाल पूछ लेगा भारत और पाकिस्तान बताएं या श्रीलंका के बताएं। तो यहां पर आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरीके से आएंगे। और दूसरा सवाल यहां से आता है लोकतंत्र का, किसका आता है, लोकतंत्र का। तो थोड़ा सा मैं, जैसे आप फोन में ऐसे करते हो और वो जूम हो जाता है, तो मैं इंडिया का मैप जो है इसी तरीके से थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें किस तरीके से सवालों को आपको लिखना है। तो मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप इसको अभी क्या मान लीजिए, भारत का मानचित्र। तो ये हमारा देश क्या हो गया, भारत। अब भूटान कहां पर है, यहां पर आप देखेंगे गोबर की शेप में है, ये क्या है भूटान। उसके बाद क्या है बांग्लादेश, तो यहां पर क्या है हमारा बांग्लादेश, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया, 3 भी हो गए, 3 भी हो गए। उसके बाद क्या है M, मालदीव कहां पर है, तो यहां पर आप देखेंगे थोड़े थोड़े से मच्छर जैसे आपको दिखेंगे, ये क्या है आपका मालदीव है। देखिए मैप का क्वेश्चन भी यहां से आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेपाल, नेपाल क्या है यहां पर है, ये क्या हो गया आपका नेपाल हो गया। उसके बाद पाकिस्तान, तो यहां पर जो बच गया है वो क्या है पाकिस्तान। ये कौन सा वाला पाकिस्तान है, ये पश्चिमी पाकिस्तान है। बांग्लादेश 1971 से पहले क्या था, ये पूर्वी पाकिस्तान था। क्लियर है बेटा यहां तक कोई डाउट। अब उसके बाद क्या हो गया, M हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया। श्रीलंका क्या है, यहां पे दिख जाएगा आपको, ये क्या हो गया हमारा श्रीलंका हो गया। और लास्ट क्या है अफगानिस्तान। तो यहाँ पर थोड़ी सी सीमा जो है वो भारत की किससे मिलती है, अफगानिस्तान से मिलती है। मैप क्लियर है बेटा। अब देखिए यहाँ पर लोकतंत्र की बात पूछेगा तो भारत कब आजाद होता है 1947 में, श्रीलंका कब आजाद होता है 1948 में। तो केवल यही 2 देश हैं जहां पर आजादी के बाद से क्या है लोकतंत्र है। सवाल आता है कि दक्षिण एशिया के कोई ऐसे 2 राज्य बताइए या 2 देश बताइए जहां पर आजादी के बाद से लोकतंत्र
कायम है। कौन सा देश है? भारत और श्रीलंका। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, उसके बाद एक ऐसा देश बताइए जो शुरू से ही एक हिंदू राष्ट्र है। नेपाल है। क्लियर है बेटा? नेपाल में लोकतंत्र के लिए त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। कौन सा संघर्ष हुआ था? त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। और 2006 के बाद से यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र जो है वो स्थापित है। तो सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि दक्षिण एशिया का ऐसा देश जो 2006 के बाद से लोकतंत्र है। आंसर नेपाल। क्लियर है? एक ऐसा देश जो 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान था। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 1971 में हुआ। वर्तमान पाकिस्तान पहले किस नाम से जाना जाता था? पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना। सबसे शांत प्रदेश मालदीव। देखो कोने में पड़ा तो शांति रहेगा ना। बात समझ में आ रही है? अगर किसी बच्चे को कोने में बिठा दूं मैं तो वो क्या रहेगा? शांत रहेगा। तो सबसे शांत प्रदेश मालदीव। क्लियर है? उसके बाद बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है? अफगानिस्तान कब जुड़ा? जल्दी 2005। आपको क्या ध्यान रखना है? 2005। कोई कुछ भी बोले, गूगल कुछ भी बोले, मेरी एनसीईआरटी क्या कहती है? 2005। तो भाई मैं क्या मानूंगा? 2005। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? जल्दी बताइए। वर्तमान में कितने हैं? 8। पहले कितने थे? 7। सबसे अंत में जुड़ा देश अफगानिस्तान। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? चलिए, अब देखिए, समकालीन दक्षिण एशिया में लोकतंत्रीकरण के ऊपर सवाल पूछा जाता है। तो कई बार ऐसा सवाल पूछ लेगा कि दक्षिण एशिया के ऐसे 2 देश बताइए जहां पर तानाशाही और राजतंत्र और लोकतंत्र सभी थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है? पहले तो ये इसी का पार्ट था ना, अब तो अलग हो गया, लेकिन पहले क्या था? ये इसी का पार्ट था। आपने गुंडे मूवी देखी होगी ना, जिसमें वो गाना था, दिल ने मारी एंट्री बजी घंटी, ऐसा कुछ गाना था। तो वहां पर भी आप देखेंगे पहले 2-3 मिनट का सीन वो बांग्लादेश का दिखाया गया। यहाँ से हमें सबसे ज्यादा समस्या क्या थी? माइग्रेशन की थी। यहाँ से जो नागरिक थे वो माइग्रेंट होकर इंडिया में आ रहे थे, शरणार्थी जिसे हम कहते हैं। तो शरणार्थियों की समस्या जो है वो भारत पश्चिम बंगाल से बहुत ज़्यादा हमेशा से प्रॉब्लमेटिक करता रहा है। क्लियर है बेटा? इसमें और कुछ पूछना है? कोई डाउट? चलिए, नेक्स्ट चैप्टर बताइए। चैप्टर नंबर 4, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन। अब देखिए, यहां से हम केवल एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसी में हमारा जो काम है वो हो जाएगा, क्योंकि इससे रेगुलर क्लासेस में हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। यूएनओ क्या है? हमारा चैप्टर नंबर 4। सबसे पहला आता है कि हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। पहला सवाल क्या है यहाँ पर? हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए? तो भाई क्यों चाहिए? शांति के लिए चाहिए। यूएनओ क्यों चाहिए? शांति के लिए चाहिए। युद्धों को युद्ध ना हो उसके लिए चाहिए। और किस लिए चाहिए? बातचीत करने के लिए एक मंच जो है वो हमें यूएनओ प्रदान करता है। तो इस तरीके के 2-4 पॉइंट जरूर वहां पर आपको लिख देंगे। अब देखिए, यूएनओ को समझने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, है ना? अगर मैं पूछता हूं तेरा नाम क्या है? अभिषेक, आज ऐसा क्यों है? अक्षय कुमार का गाना था ना? नहीं, ऋतिक रोशन का था, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। अगर हमें ये जानना है कि ये ऐसा क्यों है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? इसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। तो यूएनओ ऐसा क्यों है, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। तो अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो अभी तक वर्ल्ड के अंदर 3 प्रकार के युद्ध हुए जो एक बड़े स्तर के युद्ध हैं। पहला क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दूसरा है सेकंड वर्ल्ड वॉर, और तीसरा है कोल्ड वॉर, जिसे हम किसी नाम जानते हैं? शीत युद्ध। थोड़ी सी डेट को रिकॉल कर ले। 1914 से 1918। सवाल आएगा प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? क्या लिखोगे? 14 से 18। दूसरा सवाल आ रहा, दूसरा कब से चला? 1939 से 1945 तक। और 45 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु हथियार गिराने के बाद माना गया कि शीत युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो समाप्त हो गया। और जैसे ही ये समाप्त हुआ उसके बाद क्या चल गया? शीत युद्ध चल गया। तो शीत युद्ध में विश्व जो था वो 2 भागों में बढ़ गया। एक कहलाया यूएसए और दूसरा कहलाया यूएसएसआर। तो देखो, ये एक पृष्ठभूमि है। अगर आपको ये पता है तो अब आप समझ पाएंगे कि यूएनओ क्या है। तो पहला विश्व युद्ध जो हुआ और दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें एक बड़ा अंतर क्या था कि पहला विश्व युद्ध जो था वो इंडिविजुअली लड़ा गया, सब अकेले अकेले लड़ रहे थे। जर्मनी जापान से लड़ रहा था, फ्रांस
अपने उपनिवेशवाद बनाने के लिए लड़ रहा था, यूके अपने लिए। तो ये क्या था, इंडिविजुअल लड़ रहे थे, सब अलग अलग लड़ रहे थे। दूसरा क्या था, ग्रुप में था। कौन कौन से ग्रुप थे, दो ग्रुप थे, एक था मित्र राष्ट्र और एक था दूरी राष्ट्र। क्लियर है बेटा? इसमें जीता कौन था, मित्र राष्ट्र जीता था, दूरी राष्ट्र हार गया था। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि भाई इसमें बड़ा नुकसान हुआ। इसमें क्या हुआ, बड़ा नुकसान हुआ, भविष्य में ऐसा नुकसान ना हो तो हमें कुछ ऐसा प्लान बनाना चाहिए। तो भाई प्लान बनाया गया। तो 18 में तो युद्ध समाप्त हुआ और 1919 में बातें चलती रहीं और 1920 में एक संस्था बनाई गई जिसको क्या कहा गया, लीग ऑफ नेशन। क्या कहा गया, लीग ऑफ नेशन। अब देखिए लीग ऑफ नेशन का क्या काम था कि भविष्य में दोबारा से ऐसा युद्ध ना हो। अब यहां से सवाल आएगा कि पहले विश्व युद्ध के बाद ऐसी कौन सी संस्था बनाई गई जिसका कार्य था कि भविष्य में ऐसा युद्ध ना हो, लीग ऑफ नेशन। दूसरा सवाल है लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब की गई, 1920 में। लेकिन भैया ये तो हो गया गड़बड़, वही युद्ध तो दोबारा हो गया, तो इसका मतलब ये काम ठीक से नहीं कर पाया। उसके बाद भैया सेकेंड विश्व युद्ध हुआ तो इसी संस्था का नाम बदल कर क्या रख दिया गया, यूएनओ रख दिया गया और इसका भी काम वही का वही था। बात समझ में आ गई? इसका काम क्या था, वही था कि विश्व में दोबारा से कोई ऐसा युद्ध ना हो। कब हुई इसकी स्थापना, 1945 में। देखो एक्यूरेट डेट याद नहीं है लेकिन आपको सन याद होना जरूरी है कि 1945 में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेशन में पूछ रहा है तो आपको 45 भी दिख गया तो आप क्या कर दोगे, उसको राइट कर दोगे, मार्क कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1945 में क्या किया गया, यूएनओ की स्थापना की गई। ठीक है, यूएनओ की जब स्थापना की गई तो यहाँ पर आप देखेंगे 50+1 लिखा होता है हर जगह। अब 50+1 का मतलब क्या है, तो यूएन के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्या किए गए थे, चार्टर पे हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसमें कई बार क्वेश्चन पूछता है ये 1 का मतलब क्या है, तो पोलैंड जो है वो बाद में जुड़ा था। क्या जुड़ा था, पोलैंड जो है वो बाद में जुड़ा था, तो इसीलिए हम 50+1 कहते हैं। क्लियर है? अगर सवाल आ रहा है यूएन के संस्थापक देश कितने थे तो क्या लिखेंगे, 51। क्या लिखेंगे, 51। और बाद में कौन जुड़ा था, पोलैंड। अब इसी से हमें समझ जाना है कि आगे की संरचना कैसी होगी। क्लियर है? अब इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप उसको भी समझ लेंगे तो आपको क्या है फिर उसके बाद परेशानी नहीं होगी। तो अब इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो वहीं से कवर अप हो जाएगा। अब यहां से यूएन को देखेंगे तो यूएन जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। यूएन क्या है, 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला क्या कहलाता है, महासभा। क्या कहा जाता है, महासभा, या कई बार इसको आम सभा भी कह देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, महासभा या आम सभा। उसके बाद क्या है, सुरक्षा परिषद। फिर क्या है, सुरक्षा परिषद। अब देखिए 1945 की बात करते हैं तो 10% रखा गया था। 1945 में क्या रखा गया था, 10%। सुरक्षा परिषद के मेंबर क्या थे, 15 थे। क्या थे, 15। अब सुरक्षा परिषद भी 2 भागों में बटा हुआ है, एक है स्थायी और दूसरा है अस्थायी। क्लियर है बेटा? अस्थायी कितने हैं, 5, और सॉरी स्थायी कितने हैं, 5, अस्थायी कितने हैं, 10। तो देखो 50 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 5% और ये 10%। ठीक है, एक्यूरेसी। और अगर वर्तमान की बात करेंगे तो इसमें कितने मेंबर हैं, 193। ठीक है, अपडेट हो गया लेकिन आपकी जो बुक कह रही है आपको सिर्फ उतना ध्यान रखना है, 193। लास्ट मेंबर कौन सा जुड़ा है, दक्षिण सूडान या साउथ सूडान जो है वो सबसे लास्ट मेंबर है। क्लियर है बेटा? अब देखिए यहां पर 193 सदस्य हैं। ये वेटेज जब इसका 1945 की बात करेंगे तो 1945 की बात करेंगे तो 1945 में 51 देश थे, तो उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक था। लेकिन 2023 की बात करेंगे तो 2023 में क्या देख रहे हैं आप, मेंबर तो बढ़ गए हैं, तो क्या ये नहीं बढ़ने चाहिए? तो भारत क्या करता है, इसी की मांग करता है। भारत क्या करता है, इसी की मांग करता है। अब सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को एक अधिकार मिला हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, वीटो पावर या वीटो शक्ति। क्लियर है बेटा? इसका मतलब क्या है कि कोई भी निर्णय पे जब तक ये 5 मेंबर एग्री नहीं होंगे, ये डेमोक्रेसी के बिल्कुल विपरीत है। डेमोक्रेसी में 50+1 होता है, यानी कि आधे से एक अधिक ने भी कह दिया तो उसको मान लिया जाता है, लेकिन वीटो पावर में इन 5 का मानना बिल्कुल जायज है। क्लियर है? अब ये 10 सदस्य कितने वर्षों में चेंज होते हैं,
2 वर्षों में। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। और कितने होते हैं? 1/3 सदस्य जो होते हैं वो बदल जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनता है उसको देख लेते हैं कि वीटो पावर क्या है। तो वीटो पावर क्या है? एक ऐसी शक्ति है जिसमें 5 स्थायी सदस्यों को हामी भरना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद स्थायी सदस्य कितने हैं? 5। अस्थायी कितने हैं? 10। वर्तमान में कितने हैं? अब क्वेश्चन यहां पर आपको समझना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है महासभा में वर्तमान में कितने हैं, तो क्या लिखेंगे? महासभा में 1945 में कितने थे? 51। यहां पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। अब यहां पर अगला क्वेश्चन बनता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और हर बार पूछा गया है किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे पैसेज फॉर्म में पूछा जाए, लेकिन पूछा जरूर गया है। वो ये है कि भारत का नागरिक होने के नाते आप कैसे सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता की दावेदारी करेंगे। ठीक है, अब हम भारत में रहते हैं तो क्या कहलाएंगे? भारतीय कहलाएंगे, भारत के नागरिक हैं। तो जब यूएन बनाया गया था तो कुछ शर्त रखी गई थी। जैसे आप 12वीं क्लास में कब आए, उसके लिए एक शर्त रखी गई थी, 11वीं क्लास आपको क्या करनी पड़ेगी? पास करनी पड़ेगी। 11वीं क्लास जैसे ही आप पास करें तो आप कहाँ पहुंच गए? 12वीं क्लास में। तो वैसे ही यूएन जब बनाया गया था तो इसके लिए भी क्या रखी गई थी? कुछ शर्त रखी गई थी। तो देखो वो शर्त जो है, जो भी पूरी करता है तो उसको मिलना चाहिए ना। 11वीं में जो भी पास हुआ सबको एडमिशन कहाँ मिला? 12वीं में मिल गया। तो वैसे ही आपको समझना है कि सबसे पहली शर्त रखी गई थी जनसंख्या। क्या रखी गई थी? तो भैया भारत क्या है? विश्व में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या, तो हमें सदस्यता मिलनी चाहिए। दूसरा क्या था कि आपके पास बड़ा हथियार होना चाहिए, यानी कि परमाणु बम होना चाहिए। तो भारत क्या है? परमाणु बम भारत के पास है और बड़ा है। 2 बार हमने टेस्ट भी कर लिया। ये मैंने आपको रेगुलर क्लास में बताया था ना कि इसको कैसे याद रखना। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, तुम मानो या ना मानो, जब मौका मिलेगा हम चला के बता देंगे हमारे पास है कि नहीं है। तो उसके बाद देखो जनसंख्या है, परमाणु हथियार है, तेजी से उभरती हुई व्यवस्था है। तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था जो है वो भी हमारे पास है। तो इस आधार पर भी हमें क्या मिलना चाहिए? स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं कि भाई तकनीक में भी हमने क्या कर लिया? अपना विकास कर लिया है। तो ऐसे ही 4 पॉइंट जो है वो आपको इस तरीके के अगर सवाल पूछा जा रहा है कि भारत का नागरिक होने के नाते स्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए, तो आप लिख पाएंगे। चलिए अगला चैप्टर का नंबर बताइए। समकालीन विश्व में सुरक्षा। ये तो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्लास में ही कराया था, एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। चैप्टर नंबर क्या है? 5 और समकालीन विश्व में सुरक्षा। समकालीन विश्व में सुरक्षा। देखिए इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा तो पैसेज बेस आएगा। तो सुरक्षा का मतलब क्या है? सबसे पहले तो समझ जाओ, खतरों का अभाव। क्या है? खतरों का अभाव। कि अगर हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है तो हम अपने आप को क्या मानते हैं? सुरक्षित मानते हैं। अब उसके बाद ये जो सुरक्षा है इसको हमें समझना है 2 पार्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेबल है वो क्या है? परंपरागत और गैर परंपरागत। क्या है? परंपरागत यानी कि जो हमारे दादा परदादा से चली आ रही है, और गैर परंपरागत यानी कि जो अब नई वाली है। क्लियर है बेटा? अब देखो इसको परंपरागत को आप ऐसे मानिए जैसे आप पहले ना किसी चीज को अलग तरीके से देखते थे और आप किसी चीज को अलग तरीके से देख रहे हो ना। वो उस समय गलत थी ना इस समय गलत थी। अगर आप शीत युद्ध से पहले वाले फेज में जाएंगे तो वहां देखेंगे हर देश को क्या रहता था? झगड़ा की लड़ाई हो जाएगी, कोई मुझे मार देगा, कोई देश मेरे पे आक्रमण कर देगा, कोई परमाणु बम फेंक देगा। इस तरीके की जो सुरक्षा है वो बनी रहती थी। वो खतरे का अभाव तो नहीं था। तो उस समय क्या था कि भाई इसको ये माना जाता था कि भाई खतरा जो है वो क्या है? सीमा के बाहर ही है। क्या है? सीमा के बाहर से ही आता है। जैसे अब मान लो कि चाइना जो है वो भारत पर आक्रमण कर दे, ठीक है ना। भारत जो है वो पाकिस्तान पर आक्रमण कर दे तो कहां से हो रही है? बाहर से। और इसी का सेकंड फेज क्या है? आंतरिक। क्या है? आंतरिक का मतलब क्या है कि जितने लोग किसी युद्ध या आक्रमण में नहीं मरते उससे ज्यादा लोग जो हैं वो और चीजों से मर जाते हैं। तो आंतरिक वाले में हम किसको रख के देख सकते हैं? गृह युद्ध को। किसको रख सकते हैं? गृह युद्ध है, अलगाववाद है, कि कोई राज्य जो है वो अलग देश की मांग कर रहा है, हमारे देश में ही रहता है लेकिन वो अलग राज्य की मांग करता है। तो इस तरीके की चीजें जो आपको यहाँ पर करनी है। गैर परंपरागत को हम क्या कह सकते हैं? भाई खतरे के नए स्रोत। क्या कह सकते हैं?
खतरे के नए स्रोत, तो जितनी महामारियां सब लिख देना। क्या लिख देना? महामारी। सबसे बड़ी अभी देखी ना आपने कोविड, तो वो भी क्या है? महामारी है। इसमें युद्ध के मुकाबले क्या है? ज़्यादा लोगों की जान जाती है। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई। क्या आ गई? प्राकृतिक क्या आ गई? आपदा आ गई। तो प्राकृतिक आपदा का मतलब क्या है कि बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, पानी की कमी हो गई, फसल खराब हो गई, एसिड रेन हो गई, तो ये सारी किसमें आएगी? गैर परंपरागत। इससे ज़्यादा इसमें आपको नहीं समझना। यहाँ तक कोई डाउट? इसमें दो ही क्वेश्चन बनते हैं कि खतरे के नए स्रोतों की चर्चा करें या खतरे के नए स्रोत क्या है। तो जो परंपरागत नहीं है वो खतरा है। अगर मैं पूछूं आपसे विदेशी कौन है, तो जो भारतीय नहीं है वो सारे क्या हैं? विदेशी है। तो खतरे के नए स्रोत क्या है कि जो नए नहीं है वो सारे क्या हो गए? पुराने। और जो पुराने हैं वो उनको छोड़कर क्या हो गए? सारे नए हो गए। तो प्राकृतिक आपदा और महामारी में क्या लिख सकते हैं आप? एड्स, कोविड। प्राकृतिक आपदा में अब इसके हेडर बना देना। हेडर बना दिया तो भूकंप आ गया जी, सूखा पड़ गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ठीक है ना, या तकनीकी रूप से कोई ऐसी समस्या आ गई, जैसे अभी जो वॉर है, जो सीरियस वॉर हम जिसको कह सकते हैं, वो क्या है? इंटरनेट का वॉर है, आपके डाटा का वॉर है, वो भी चुराया जा सकता है। तो ये भी क्या एक तरीके की आपदा है ना। मान लो कि रिजर्व बैंक का पूरा डाटा किसी ने उड़ा लिया और सारे पैसे अपने कर लिए, तो ये भी क्या एक तरीके का खतरा है। तो तकनीकी खतरा भी आप इसमें लिख सकते हैं। कोई डाउट है इसमें? बढ़ जाए आगे। चलिए छठा चैप्टर बताइए क्या है? पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। एक ही बात है, प्राकृतिक और पर्यावरण अलग अलग नहीं है। ये क्या है? चैप्टर नंबर 6। तो अब यहां पर आपको समझना पर्यावरण है क्या। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पर्यावरण। क्या आएगा? बताओ क्या होता है पर्यावरण। जब कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए आपको नहीं समझ आ रहा तो संधि विच्छेद कर लो। सबसे पहला क्या है? पर्या प्लस आवरण। आवरण का मतलब क्या है? घेरे हुए। क्या है? घेरे हुए, यानी कि जो भी चीज हमें घेरे हुए है, इस प्रकृति को, इस पृथ्वी को जो भी चीज घेरे हुए है वो क्या है? पर्यावरण है। क्लियर है? अब इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम? सबसे पहले हमें क्या समझना है, इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो आपके बुक में अगर मैं मोटा मोटी बोलूं तो एक सम्मेलन जो है वो बड़े अच्छे से लिखा हुआ है जिसका नाम है पृथ्वी सम्मेलन। क्या है? और किस नाम से जाना जाता है इसे? रियो डी जनेरिया। किस नाम से जाना जाता है? रियो डी जनेरिया। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, रियो डी जनेरिया आ गया, पृथ्वी सम्मेलन आ गया, दोनों का मतलब एक ही है। तो रियो डी जनेरिया जो था ये कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, इसमें पहली बार जो विकसित देश हैं उन्होंने ये स्वीकार किया था, उन्होंने ये माना था कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में हमारी जिम्मेदारी क्या है? ज़्यादा है। ये मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में एक फूड चार्ट के हिसाब से बताया था कि मान लीजिए अगर ये पूरी पृथ्वी है, इसमें सारे संसाधन हैं, तो देश कितने प्रकार के हैं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। 3 प्रकार के देश हैं। एक क्या है? जो विकसित है, जिन्होंने अपना विकास कर लिया है। दूसरा क्या है? विकासशील है, जो अभी विकास की दौड़ में लगे हुए हैं। और तीसरा है अल्प विकसित, जिन्होंने अभी शुरुआत भी नहीं की है। क्लियर है? तो विकासशील देशों ने कितना खाना खाया? इतना। ये वाला किसने खा लिया? विकसित देशों ने खा लिया। विकासशील वाले ने कितना खा लिया? इतना खा लिया। ये जो बचा हुआ है ये किसने खाया? अल्प विकसित ने खाया। तो अब यहाँ पर विकसित देश क्या कहते हैं कि भाई खाना तो हमने एक ही थाली में खाया है, तो इसको साफ करने की भी जिम्मेदारी किसकी होगी? सबकी होगी। लेकिन यहाँ पर 1992 में पहली बार विकसित देशों ने माना कि हमने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए इसको साफ करने की जो जिम्मेदारी है वो भी हमारी ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? साझी संपदा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों से आप क्या समझते हैं? तो आपको यही पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करके लिखना है। क्लियर है? पृथ्वी सम्मेलन में पहली बार माना गया। पृथ्वी सम्मेलन था क्या? इसमें विश्व से जुड़ी समस्याएं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थी वो थी ग्लोबल वार्मिंग। क्या थी? वैश्विक ताप वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे सामने आती है और ग्लोबल वार्मिंग के जो साइड इफेक्ट है उसको यहाँ पर चर्चा की जाती है। क्लियर है बेटा? एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मूलवासी। क्या बनता है? मूलवासी किसे कहा जाता है? तो एक समय पर, तो मूलवासी किसे कहा जाता है कि एक लंबे समय तक जो
किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर निवास करते हैं तो वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर किसका अधिकार हो जाता है, उन मूल वासियों का हो जाता है। तो ज़्यादातर आप यहाँ पर देखेंगे भारत में जिन्हें एसटी और एससी कहा जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब, या तो ये ऐसे लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं और वो प्रकृति में रहते हैं, प्रकृति की गोद में रहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है इमारती लकड़ी का, और दूसरा इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है तेल भंडार का, ठीक है ना। तो आगे भविष्य में जो युद्ध होगा वो किसके लिए होगा, फ्यूल के लिए होगा, तेल के लिए होगा, या पानी के लिए होगा। तो इस तरीके के पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर मूलवासी में लिखना है। यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़े, लास्ट चैप्टर देखिए, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वैश्वीकरण का। तो वैश्वीकरण को हमने वैसे भी कई बार पढ़ रखा है, समझ रखा है। तो वैश्वीकरण क्या है, क्यों है, क्या इंपॉर्टेंट है और इसके क्या इफेक्ट पड़े। लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम क्या है, वैश्वीकरण। तो देखिए यहाँ से कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो वैश्वीकरण सबसे पहला है क्या, तो क्या है, एक प्रकार का प्रवाह है। क्या है, एक प्रकार का प्रवाह है। अब प्रवाह किन किन चीजों का है, वस्तु का है, पूंजी का है, तकनीक का है और स्वयं मानव का भी है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को अगर मान लीजिए कि 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वैश्वीकरण क्या है, तो क्या लिखेंगे, वैश्वीकरण एक प्रवाह है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण एक प्रवाह है जिसमें वस्तु, पूंजी, तकनीक और मानवों का आदान प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत ने कब अडॉप्ट किया, भारत ने कब अडॉप्ट किया इसे, 1991 में। तो देखो कोई भी घटना घटती है तो उसके कई प्रभाव हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कई प्रभाव हो सकते हैं भाई। राजनीतिक प्रभाव हो सकता है, सांस्कृतिक प्रभाव हो सकता है और आर्थिक प्रभाव हो सकता है। आपकी बुक जो है वो इन्हीं 3 प्रभावों की जो चर्चा है वो करती है। क्लियर है बेटा। राजनीतिक प्रभाव में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव की बताएं, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट कि राज्य की निर्णय लेने की क्षमता में कमी, राज्य की निर्णय लेने की क्षमता में कमी। राज्य की जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें क्या आती है, कमी आती है। सांस्कृतिक में क्या देखेंगे हम कि भाई जो पश्चिमी संस्कृति है वो क्या हो रही है, फल फूल रही है। पश्चिमी संस्कृति का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, और हमारी वाली का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। क्लियर है, लिख लेंगे बेटा, हमारी वाली का क्या हो रहा है, यहाँ पर विनाश हो रहा है। आर्थिक रूप से लिखेंगे तो आर्थिक रूप से हम क्या देख सकते हैं कि इसका जो लाभ है वो केवल और केवल किन्हें मिल रहा है, पश्चिमी देशों को मिल रहा है। जो हमारे अपने देश है वहाँ पर नहीं मिल रहा है, और जो पश्चिम की संस्कृति है वो अन्य संस्कृतियों पर थोपी जा रही है। क्या कर रही है, थोपी जा रही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है मैकडॉनल्डीकरण का। मैकडॉनल्डीकरण का मतलब क्या है, मैकडॉनल्ड क्या है, एक ब्रांड है। मैकडॉनल्ड क्या है, एक ब्रांड है, और इसने क्या करा है, अपने विचार को पूरे विश्व में फैला दिया है। ठीक है ना। आज के टाइम पे अगर आप कोक ऐसे नहीं पीते तो आप कूल नहीं दिखते हैं, है ना। आपने मैकडी का बर्गर नहीं खाया तो आपने जीवन में कुछ नहीं खाया। ऐसी एडवर्टाइज दिखाते ना कि ये वाला पिज्जा नहीं खाया तुझे, इस पिज्जा के बारे में नहीं बतावे जा। तो ये क्या है, एक तरीके का सांस्कृतिक प्रभाव है, लेकिन इसकी वजह से जो इकोनॉमी है, जो फायदा है वो किनको मिल रहा है, केवल पश्चिमी देशों को मिल रहा है। अब देखो ये तो हो गया विपक्ष में। अगर मान लीजिए पक्ष में आपसे पूछा है तो इसके फायदे भी होते हैं। तो राज्य के निर्णय लेने में जहां कमी आई है तो राज्य का कार्य क्षेत्र भी क्या हुआ है, कम हुआ है। अब राज्य को कम काम करने पड़ते हैं तो वो अपने विकास में और ज्यादा काम कर सकता है। सांस्कृतिक समरूपता, अगला क्वेश्चन आपके पिछले उसमें भी आया था, मिड टर्म में भी आया था, प्री बोर्ड में भी पूछा गया था। सांस्कृतिक समरूपता क्या है। सांस्कृतिक समरूपता का मतलब क्या है, जब सभी संस्कृतियों को समान आदर दिया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, सांस्कृतिक समरूपता कहते हैं। मैकडॉनल्डीकरण क्लियर है, वैश्वीकरण क्या है, इसके प्रभाव क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इसके सेकंड पार्ट को इसी तरीके से ओवरऑल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।